नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट तृतीय वर्ष के राजनीति विज्ञान का सैंपल पेपर देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र है पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के इतिहास से संबंधित है। इसके अंतर्गत 3 सेक्शन है, खंड ब स। जो प्रथम सेक्शन है ए, उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के हैं, 50 शब्दों में करने हैं। ये 10 क्वेश्चन कौन से हैं? आने वाली परीक्षा के हिसाब से ये अति महत्वपूर्ण है, आप इनका जरूर अध्ययन कीजिए। पहला क्वेश्चन, प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में क्या अंतर है? प्लेटो का साम्यवाद संरक्षक और सैनिक वर्ग के लिए है और उत्पादक वर्ग को ये अछूता करता है, इसलिए बार्कर ने इसे अर्ध-साम्यवाद कहा है। जबकि आधुनिक जो साम्यवाद है वो पूरे समाज पर लागू होता है। तो ये इसका अंतर है। दूसरा अंतर, इसका क्षेत्र सीमित है, तत्कालीन यूनानी नगर राज्यों के लिए ही है। प्लेटो ने ये कल्पना नहीं की थी कि वो सारे संसार में व्याप्त हो सकती है, जबकि मार्क्स का जो साम्यवाद का आधार है वो अंतर्राष्ट्रीय है। वो अंतर्राष्ट्रीय समाज की स्थापना करना चाहता है। तो ये महत्वपूर्ण अंतर है। प्लेटो का साम्यवाद राजनीतिक है और आधुनिक साम्यवाद आर्थिक है, ये भी अंतर हम कह सकते हैं। अरस्तु के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? अरस्तु के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हैं व्यक्ति द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति, विवेक का उत्थान, व्यक्ति को सुखी और सदाचारी बनाना, राज्य का आज्ञा पालन करवाना, उपयोगी सदस्य बनाना, श्रेष्ठ मानव जीवन का निर्माण करवाना। सिटी ऑफ द गॉड जो पुस्तक है, उसके जो लेखक है ऑगस्टाइन, उसका क्या उद्देश्य था? सिटी ऑफ गॉड लिखने का उद्देश्य था जो ईसाई धर्म पर लगाए जाने वाले आरोप है, क्योंकि रोम साम्राज्य का पतन ईसाई धर्म को ग्रहण करने के बाद हुआ, तो उस आरोप से उनका खंडन करना और रोम साम्राज्य का जो पतन हुआ वो वास्तव में किस कारण से हुआ उसका पता लगाना, नास्तिकता को कुचलकर ईसाई धर्म की रक्षा करना, ईसाई धर्म को शक्तिशाली बनाना, ये सब सिटी ऑफ द गॉड पुस्तक के उद्देश्य हैं। द प्रिंस क्या है? तो द प्रिंस इतालवी भाषा में लिखित एक राजनीतिक निबंध है। इसे मैकियावेली ने 1513 में लिखा था और ये मैकियावेली के मरने के बाद प्रकाशित हुआ था। मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार। मिल ने स्वतंत्रता को 2 भागों में बांटा है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कार्य करने की स्वतंत्रता, स्व विषयक कार्य और पर विषयक कार्य, जिन कार्यों का संबंध स्व से है और जिन कार्यों का संबंध दूसरों से है। तो 2 स्वतंत्रताओं में बांटा और कार्य करने की स्वतंत्रता को भी 2 भागों में बांटा। हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव। हॉब्स ने नकारात्मक अर्थ में मानव स्वभाव बताया है। उसने मानव को स्वार्थी, एकाकी, अहंकारी, झगड़ालू, हिंसक प्रवृत्ति का बताया है। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था। रूसो ने मनुष्य का जीवन पशुओं जैसा एकाकी था बताता है प्राकृतिक अवस्था, जबकि राज्य से पूर्व की अवस्था। वह अपना जीवन वनों में विचरण करके बिताता था। किसी व्यक्ति का कोई घर नहीं था, कोई संपत्ति नहीं थी, प्रकृति की सादगी और परमार्थ में रहता था। तो ये उसके विचार हैं प्राकृतिक अवस्था के बारे में। जेएस मिल की पुस्तकें ऑन लिबर्टी है, कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यूटिलिटरिज्म, थॉट्स ऑन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। इसमें से आप कोई भी 2-3 बुक लर्न कर सकते हैं। जो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है हीगल ने भी बताई है, विचारों के क्षेत्र में मार्क्स ने भी बताई है, भौतिकता के क्षेत्र में। तो ये द्वंद्वात्मक प्रक्रिया 3 बिंदुओं पर आधारित है, वाद, प्रतिवाद और संवाद। वाद एक विचार की पुष्टि करता है, प्रतिवाद उसका निषेध करता है और संवाद वाद और प्रतिवाद में जो सत्य है उसे समाहित करता है। तो ये द्वंद्वात्मक प्रक्रिया चाहे वैचारिक क्षेत्र में देखें चाहे भौतिक क्षेत्र में देखें, ये है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, ये प्रसिद्ध वाक्य हीगल
जर्मन के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। राज्य के संबंध में उन्होंने ये विचारधारा प्रतिपादित की है। खंड बी के अंतर्गत जो क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत आपको 7 नंबर के ये आंसर होंगे और करीब 200 शब्दों में इसके उत्तर देने होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो प्लेटो ने अपने एक आदर्श राज्य बताया है। उस आदर्श राज्य के अंतर्गत 3 प्रमुख वर्ग हैं और इन 3 प्रमुख वर्ग के अंतर्गत उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग, जो कि 3 गुणों शुद्धता, उत्साह और विवेक का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्लेटो का मानना है कि राज्य के इन 3 वर्गों को अपने अपने गुणों के अनुरूप कार्यों का संचालन करना चाहिए और यही अपने अपने कार्यों को करे और अपने कार्य क्षेत्र तक सीमित रहे। यही प्लेटो की दृष्टि में न्याय है। प्लेटो के आदर्श राज्य में शिक्षा की व्यवस्था है और साथ ही साथ संरक्षक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए वो साम्यवाद की व्यवस्था भी मानता है। शिक्षा राज्य के द्वारा दी जानी चाहिए। स्त्री पुरुषों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा प्लेटो का जो साम्यवाद है, आदर्श राज्य का आधार स्तंभ है। ये व्यक्ति को अपने परिवार और संपत्ति के मोह से दूर रखते हुए त्यागपूर्ण जीवन की ओर बताता है, जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और पारिवारिक जीवन दार्शनिक और सैनिक वर्ग को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें आदर्श राज्य के अंतर्गत जो स्वार्थ की भावना समाहित हो जाती है। इसलिए प्लेटो निजी जीवन, परिवार और संपत्ति से दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग को दूर रखता है। आदर्श राज्य की जो बागडोर है वो दार्शनिक शासक के हाथों में है। इन्हीं सब विशेषताओं का वर्णन आप इसके अंतर्गत कर सकते हैं। अरस्तु के द्वारा जो क्रांति संबंधी कारण है, क्या कारण अरस्तु ने क्रांति के बताए हैं? तो अरस्तु ने जो क्रांति के कारण बताए हैं, उसने क्रांति के 2 प्रकार के कारण उसने बताए हैं। एक तो उसने ये बताया है कि विशिष्ट कारण कौन से हैं, जिसमें शासकों को लालच आ जाए, शासन सत्ता का दुरुपयोग करे, अयोग्य व्यक्तियों का जब शासन हो, मध्यम वर्ग का अभाव हो, आर्थिक असंतुलन बढ़ जाए या विदेशियों का बाहुल्य बढ़ जाए, सम्मान की लालसा बढ़ जाए, भय, घृणा, पारिवारिक झगड़े, शासक वर्ग की असावधानी, भौगोलिक स्थिति, अल्प परिवर्तन, प्रमाद, निर्वाचन, ये विभिन्न प्रकार के कारण अरस्तु ने बताए हैं। साथ ही उसने विभिन्न शासन प्रणालियों में कौन कौन से कारण हो सकते हैं क्रांति के, जैसे प्रजातंत्र में क्रांति का प्रमुख कारण उसने बताया है कि जो वाग्वीर है उनकी उच्छृंखल व्यवहार ये जिम्मेवार है, क्योंकि यह जो वाग्वीर यानी कि जो बोलने में चतुर व्यक्ति है वो जनसाधारण को धनिक वर्ग के विरुद्ध उत्तेजित करते हैं। तो ये क्रांति का कारण है। धनिक वर्ग में जो क्रांति का कारण है वह असमानता का सिद्धांत है। कुलीन तंत्र में क्रांति का कारण, जैसे कुलीन तंत्र में ये धारणा पैदा हो जाए कि श्रेष्ठता में शासक वर्ग के अनुरूप है, तो क्रांति हो सकती है। राजतंत्र में अलग कारण बताए हैं। निरंकुश तंत्र में क्रांति का अलग कारण बताया है। वो ये कहता है स्वार्थों का असीमित रूप से पूर्ति का उद्देश्य क्रांति का कारण बनता है। तो एक तो विशिष्ट कारण बताया है और विशिष्ट शासन प्रणालियों में विभिन्न प्रकार के क्रांति के कारण उन्होंने बताए हैं। तो इनके सब के बारे में आपको लिखना है। संत थॉमस एक्विनास के जो कानून संबंधी विचार हैं, 4 प्रकार के कानूनों का वर्गीकरण किया है उन्होंने। शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून और दैवीय कानून। इन सब की डिटेल लिखनी है आपको और उसका वर्णन करना है। मैकियावेली अपने युग का शिशु था, ये आपको स्पष्ट करना है। अपने युग का प्रभाव
जितना मैकियावेली पर पड़ा उतना किसी और विचारक पर नहीं पड़ा। इसी कारण विद्वान उसे अपने युग का शिशु कहते हैं। तो क्या कारण थे? जैसे पुनर्जागरण आंदोलन था, शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना करना था, इटली का राजनीतिक विभाजन और उसकी दुर्दशा का प्रभाव भी मैकियावेली की रचनाओं पर पड़ा। जैसे प्रिंस जो मैकियावेली की रचना है, उसके अंतिम अध्याय में उसने इटली की दुर्दशा पर दुख प्रकट करते हुए यह आशा प्रकट की है कि इटली का एकीकरण होगा और मूसा की भांति उसे विदेशी बर्बरों से मुक्ति मिलेगी। इटालियन समाज की दुर्दशा का वर्णन किया। धर्म और नैतिकता के बारे में जो उसके विचार है वो भी उसके युग की ही देन कहे जा सकते हैं। मानव स्वभाव जो उसने देखा अपने आसपास, जैसे शासक और पोप का संघर्ष देखा, षड्यंत्र देखे, साधारण नागरिकों के पतित और स्वार्थी आचरण देखे, ये सब विचार के कारण उन्होंने मानव स्वभाव का नेगेटिव वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। तो इन सभी कारणों से, जैसे प्रोफेसर डनिंग है, उन्होंने कहा कि मैकियावेली अपने युग का शिशु है, चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। तो ये बिल्कुल सही है और इसी के बारे में आप ये विभिन्न पॉइंट्स लिखते हुए अपना उत्तर देंगे। इसके अलावा हॉब्स जो थर्ड यूनिट है आपकी, हॉब्स के दर्शन में निरंकुशतावाद और व्यक्तिवाद के क्या तत्व है। तो हॉब्स जहाँ एक और निरंकुशतावादी विचारक माना जाता है, दूसरी तरफ व्यक्तिवादी विचार के तत्व भी हमें देखने को मिलते हैं। तो निरंकुशतावादी तत्व के अंतर्गत उसकी संप्रभुता असीमित है। संप्रभुता समस्त विधेयात्मक कानूनों का स्रोत है। संपत्ति का सृष्टा और नियामक है जो संप्रभु है। प्रशासनिक शक्तियों का भी वो एकमात्र स्रोत है। न्याय का भी स्रोत है। अधिकार केवल संप्रभु में निहित है। युद्ध शांति में निर्णायक है। अविभाज्य अदेय है और चर्च संप्रभु के अधीन है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उसने विधि, प्रशासन, अधिकार, न्याय, नैतिकता, युद्ध, शांति, धर्म का एकमात्र स्रोत संप्रभु को माना है। तो ये निरंकुशतावाद के तत्व है। लेकिन हमें व्यक्तिवाद के तत्व भी देखने को मिलते हैं। जैसे हॉब्स की मानव स्वभाव संबंधी अवधारणा है। राज्य को वो साधन और व्यक्ति को साध्य मानता है। राज्य को कृत्रिम संस्था मानता है। व्यक्तियों ने मिलकर ही राज्य का निर्माण किया है। तो इन सब आधार पर व्यक्तिवाद के तत्व भी देखने को मिलते हैं। ये सब आप वर्णन करेंगे। जो रूसो की सामान्य इच्छा है, रूसो ने अपनी सामान्य इच्छा के अंतर्गत सामाजिक समझौते सिद्धांत का वर्णन किया और उसमें रूसो ने सामान्य इच्छा के बारे में बताया। सामान्य इच्छा क्या है? तो इसके अंतर्गत रूसो ये कहता है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और किसी न किसी प्रकार की इच्छाएं रहती हैं। सामान्यतः दो प्रकार की है, एक यथार्थ इच्छा और एक आदर्श इच्छा। यथार्थ इच्छा जहाँ स्वार्थ का प्रतिनिधित्व करती है, वहाँ आदर्श इच्छा आदर्शों का प्रतिनिधित्व करती है। और जब इन दोनों में सामान्य इच्छा, ये आदर्श इच्छा और यथार्थ इच्छा, इन दोनों में विवाद होता है तो सामान्य इच्छा उभर कर सामने आती है। जैसे ग्रीन ने ये कहा है, सामान्य हित की सामान्य चेतना ही सामान्य इच्छा है। व्यापारी ये कहते हैं, सामान्य इच्छा नागरिकों की वह इच्छा है जिसका लक्ष्य सबकी भलाई है, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। यह सबकी भलाई के लिए सबकी आवाज़ है। तो इसके आधार पर, यानी कि यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा के आधार पर सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। इसकी कुछ विशेषताएं रूसो ने बताई है। अखंडता, संप्रभुता, अद्वैतता, अप्रतिनिधित्व, अचूक, स्थायी, लोक कल्याणकारी, विवेक पर आधारित, कानून पर आधारित और निरंकुश। इन सब विशेषताओं का वर्णन आप करेंगे।
मिल के द्वारा जो बेंथम ने उपयोगितावाद बताया है उसमें क्या संशोधन किए हैं उसके बारे में आप अध्ययन अपने आंसर में लिखेंगे। जो उपयोगितावाद है, हालांकि बेंथम का शिष्य था मिल, लेकिन उसने उपयोगितावाद में इतने संशोधन किए कि वो पूरा ही चेंज हो गया। जैसे मिल ने कहा कि सुखों में गुणात्मक भेद भी होते हैं, सिर्फ मात्रात्मक भेद नहीं। दूसरा, उसने बताया कि सुखों को मापा नहीं जा सकता। उपयोगिता का आधार उन्होंने नैतिकता को बताया। व्यक्तिगत और सार्वजनिक हित में उन्होंने अंतर किया। स्वतंत्रता संबंधी धारणा में अंतर किया। संपत्ति के अधिकार में विभिन्नता बताई। तो निष्कर्ष रूप में मिल ने उपयोगितावाद की आधारशिला ही बदल दी और उसे नैतिक आवरण में रख कर नया रूप प्रदान कर दिया। ऐसा करते समय हालांकि बेंथम के उपयोगितावाद से वो काफ़ी दूर हट गया, लेकिन जो नवीन रूप उसने प्रदान किया है उपयोगितावाद का, वह काफ़ी आकर्षक और प्रभावशाली है। तो यही सब संशोधन आप लिखेंगे। राज्य का आधार शक्ति नहीं, इच्छा है। तो इसके अंतर्गत राज्य का आधार शक्ति नहीं, इच्छा है, इसमें आप लिखेंगे जैसे ग्रीन है, तो उन्होंने ये बताया था कि राज्य शक्ति पर आधारित नहीं होता, बल्कि राज्य इच्छा पर आधारित होता है। और संप्रभुता का तात्पर्य, संप्रभुता कहाँ है, किन दृष्टिकोण पर आधारित है। तो इसके अंतर्गत जो ग्रीन है वो सामान्य इच्छा को मानता है कि जहाँ लोगों की इच्छा है, सामान्य इच्छा है, आदर्श इच्छा है, सभी के भलाई करने की इच्छा है, उसके आधार पर ही राज्य का अस्तित्व निर्भर करता है। ग्रीन ये कहता है कि जो राज्य है वो व्यक्तियों पर शक्तिशाली रूप से शासन नहीं कर सकता, बल्कि व्यक्तियों की इच्छा के आधार पर ही शासन हो सकता है। इन्हीं सब विचारों का अध्ययन आप अपने उत्तर में करेंगे। हीगल के जो राज्य संबंधी विचार हैं, हीगल ने राज्य पर क्या विचार प्रकट किए हैं। तो हीगल ये मानता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। वह राज्य को विश्व आत्मा मानता है। विश्व में पाई जाने वाली समस्त जड़ और चेतन वस्तुएं उसी विश्व आत्मा से निसृत हुई हैं। विश्व आत्मा का धीरे धीरे विकास होता है। सर्वप्रथम वह जड़ चेतन में इसकी अभिव्यक्ति करता है, फिर वनस्पतियों में, प्राणियों में, और फिर उच्चतम रूप में मनुष्य में प्रकट करता है। विश्व आत्मा का विकास नहीं, अवरुद्ध नहीं हो सकता। परिवार, समाज जैसी सामाजिक संस्थाओं में यह प्रकट होता है और अंत में विश्व आत्मा राज्य के रूप में प्रकट होती है। इसलिए हीगल ने राज्य को विश्व आत्मा का पार्थिव रूप अथवा भूमंडल पर विद्यमान ईश्वर माना है। तो इस प्रकार के राज्य संबंधी विचार आप लिखेंगे। हीगल ने राज्य का सावयव स्वरूप माना है, राज्य को साध्य माना है, राज्य और व्यक्ति में विरोध नहीं माना है, राज्य को सर्वशक्तिवान माना है, नैतिक बंधनों से मुक्त माना है। तो इन्हीं सब विचारों का आप अपनी कॉपी में आंसर लिखेंगे। मार्क्स के विचारों की आलोचना आपको करनी है। मार्क्स ने विभिन्न प्रकार के जो विचार बताए हैं, जैसे मार्क्स ने ये बताया है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या इतिहास की आर्थिक व्याख्या, साम्यवाद, इनमें कई विद्वानों ने उनकी आलोचना की है। जैसे मार्क्स मुक्त समाज का दुश्मन है, मार्क्स हिंसा को बढ़ावा देता है, सर्वहारा का अधिनायकवाद स्थापित करने के लिए हिंसा को बढ़ावा देता है, अधिनायकवाद को ये प्रोत्साहन देता है। जो मार्क्स की भविष्यवाणियाँ की थी पूंजीवाद के विध्वंस के क्षेत्र में और राज्य के क्षेत्र में, वो सभी गलत साबित हुई है। इतिहास की उन्होंने मनमानी व्याख्या की है।
आर्थिक व्याख्या के जो की है वो मनमानी व्याख्या की है, धर्म की उन्होंने उपेक्षा की है। इन्हीं सब आधारों पर जो विद्वान हैं मार्क्स के विचारों की आलोचना करते हैं और ये आपको अपने कॉपी में इन पॉइंट्स को लिखना है। खंड स है, इसके अंतर्गत 5 क्वेश्चन आएंगे। आपको 500 शब्दों में लिखने हैं, 15 शब्दों के हैं। पहला क्वेश्चन जैसे प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत है, ऑगस्टाइन के राजनीतिक विचार है, हॉब्स लॉक को रूसो का समझौतावादी सिद्धांत का तुलनात्मक अध्ययन, उपयोगितावाद, मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या। इनसे संबंधित वीडियो बने हुए हैं और आप यूट्यूब पर देख सकते हैं।